हमने सॉल्यूशन चैप्टर में जैसा कि पढ़ा था आइडियल, नॉन आइडियल, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, वो सब टॉपिक कवर कर लिए थे हमने। आज टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि जो सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ये उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी जो सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट और सोल्यूट होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हम फर्दर इसके टर्म्स भी पढ़ने वाले हैं। ये जो इसके टर्म्स है वो उस पे डिपेंड करती है, जो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की सोल्यूट पे, सॉल्वेंट पे नहीं करती, सोल्यूट पे डिपेंड करती है। और सोल्यूट के भी किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं किसके, सोल्यूट के, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड सेकंड इज depression in freezing point, and third is osmotic pressure, and fourth is relative lowering in vapor pressure। मैं आपको ये 4 पॉइंट में बता देती हूँ कि इस 4 पॉइंट में कहना क्या चाहता है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये कहना चाहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ये समझाएगा कि जो वाटर फिल्टर मशीन होती है, एक्चुअली में वो वाटर फिल्टर कैसे करती है। क्या आज तक अभी सोचा है कि वाटर फिल्टर मशीन है जिसको हम आरओ बोलते हैं, ये एक्चुअली में वाटर को फिल्टर कैसे करता है, कैसे जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हटा के और जो वाटर होता है उसको प्योर कर देती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। ये बताएगा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर। और डिप्रेशन आने में फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, किस पॉइंट पे जो ये डिप्रेस होता है, किस पे ये एलिवेट होता है, ये भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे। और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है जब हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, क्यों सोल्यूट के पार्टिकल ऐसा क्या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो रिलेटिव लॉवरिंग यानी कम लॉवरिंग, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, समझ आए, किसी भी सॉल्यूशन की जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उन पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और फर्दर 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हमारी पहली प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सब जानते हैं कि जैसे मान लो कि हमने कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट लिया और इसको लेने के बाद मैं इसको हीट क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ। हीट सप्लाई करने के बाद जब ये वाटर वेपराइज शुरू होने लग जाएगा तब उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बट ये बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में रिसीव कब होता है वो देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, यानी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, लिक्विड जब वेपर बनाना स्टार्ट करेगी तो उस पर कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाती है तब हमें क्या रिसीव हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को, पर्टिकुलर उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 atm किसके इक्वल होता है, 1.02 बार, यानी 1.02 बार प्रेशर के इक्वल होता है। अब सुनो मेरी बात, इसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो टेम्परेचर है एलिवेशन, यानी उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हमें सॉल्यूशन में ज़्यादा देना पड़ेगा। सॉल्यूशन चैप्टर में क्या करना है, हमें सोल्यूट सॉल्वेंट लेके सॉल्यूशन बनाना है तो वो बनाते हैं। देखो हमें क्या करना है, मैंने मान लो एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, सॉल्वेंट लिया और मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। फिर मैंने सोल्यूट लिया और मैं सोल्यूट को हीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ए और बी सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके क्या बनाया, ए प्लस बी से मैंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। और जब मैंने सॉल्यूशन बनाया, पहले मैं जितना हीट ए को दे रही थी तो ए के बीच में
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या थी, कम थी। तो मुझे टेम्परेचर ए को कम देनी पड़ रही थी। और ए को टेम्परेचर हमें कम क्यों देनी पड़ रही थी, क्योंकि सिर्फ ए के ही कंपोनेंट्स थे और सिर्फ ए के कंपोनेंट्स को ब्रेक करना और उसको टेम्परेचर देना इजी होता है। लेकिन जब ए और बी सॉल्यूशन में जाने के बाद ए और बी दोनों के कंपोनेंट्स आ जाते हैं और उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। ये सब हम नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। तो अब जब मैं सिर्फ एक सॉल्वेंट को एक टेम्परेचर गिवन करूंगी, जितना टेम्परेचर दूंगी, जितना मैं सॉल्यूट को दूंगी, उससे ज़्यादा मुझे इन ए और बी के कंपोनेंट्स को इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे टेम्परेचर इधर क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या है इस सॉल्यूशन में ए और बी के अलग अलग कंपोनेंट्स है। ए की अलग एनर्जी होगी, बी की अलग एनर्जी होगी, इनके बीच में एक अलग तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो मुझे इसमें क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। जबकि ए और बी को जब मैं टेम्परेचर दे रही थी तो ये फर्दर अकेले थे, ए के ही जब सॉल्वेंट था तो ए के कंपोनेंट थे, जब सॉल्यूट था तो बी के कंपोनेंट थे। बट अब दोनों हैं तो इतना अच्छे से वेपर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। क्योंकि इधर क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्यों क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब इधर बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे को वेपर क्रिएट करने से थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो क्रिएट करेंगे। अब हम इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। इस टॉपिक में ग्राफ भी है और ग्राफ की हेल्प से हमें बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। ये मैं वेपर प्रेशर लेती हूँ इधर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं किसी सॉल्यूशन को और टेम्परेचर देने के बाद कितना वो वॉल्यूम वेपर प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है, कितना वो प्रेशर लगा पा रहा है, कितना वो वेपर क्रिएट कर रहा है। तो हमें बात तो इन दो चीज़ों की करनी है, दो टर्म की करनी है। व्हाट अबाउट वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो मेरी बात, अब मैं तो आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जहाँ से मैंने क्या किया कि टेम्परेचर देना स्टार्ट किया और ये वेपर बनाना स्टार्ट किया। और इधर क्या है, ये इधर 1 atm का प्रेशर लग रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक बार आप ग्राफ देखो, जब ये ग्राफ पूरा हो जाएगा तब हमें अच्छे से समझ आएगा। ये किसका है, जैसे मान लो ये है सॉल्वेंट का, ये किसका ग्राफ है, ये हमने लाइन किसकी ड्रॉ की है, ये हमने की है सॉल्वेंट की। एक बार इतना समझो, फिर मैं जो ये है ए और फिर मैं सॉल्यूशन के ड्रॉ करूंगी, वो होगा ऐसे। ये किसका है, सॉल्यूशन का, ए प्लस बी सॉल्यूशन। और ये हमारा 1 atm प्रेशर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी कि ये जो लाइन है वो किसकी है, 1 atm प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, जिसके टच में आते ही हमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रिसीव होता है। ये ए प्लस बी सॉल्यूशन के। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि जो सॉल्यूशन की जो लाइन है वो नीचे की तरफ के, यानी वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में डिक्रीजिंग क्यों है। सॉल्वेंट का तो ग्राफ है ऊपर की तरफ और सॉल्यूशन का है नीचे की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगी, कम क्रिएट होगी। कम क्यों होगी, जो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि जब सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट में सिर्फ ए और ए के कंपोनेंट्स होंगे, तो ये वेपर क्या करेंगे, अच्छे से क्रिएट करेंगे। तो हमने टेम्परेचर दिया और ये वेपर क्या कर रहे हैं, अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन का क्या होगा, इस सॉल्यूशन में अब ए और बी दोनों के कंपोनेंट्स आ गए, दोनों के कंपोनेंट्स आ गए, तो इसमें हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसको वेपर बनाने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी विच हीट एनर्जी टेम्परेचर होगा, हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये वेपर प्रेशर क्या करेगा, कम क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों के कंपोनेंट्स आ गए, ए और बी के दोनों के कंपोनेंट्स आ गए। ये ए प्लस बी सॉल्यूशन का और ये ए सॉल्वेंट का। अब बात आती है कि इनको हमने नीचे से स्टार्ट
स्टार्ट क्यों नहीं किया? हम तो जब कोई ग्राफ पढ़ते हैं, किसी के दिमाग में आएगा कि हम जब कोई ग्राफ पढ़ते हैं तो हम तो इधर नीचे से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो इधर ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, इंक्रीजिंग का बनाना हो, डिक्रीजिंग का बनाना हो। ये ऊपर से क्यों स्टार्ट किया? ऊपर से इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि वेपर कब बनेगी? वेपर कब बनेगी? जब इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। वेपर कब बनती है? जब किसी भी सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्यूशन, किसी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। जैसे मान लो वेपर बनना कब स्टार्ट हो जाएगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। जैसे मान लो 80 डिग्री पे मुझे क्या मिलने लगी? वेपर मिलने लगी। अब मैं अगर नीचे से ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगी, नीचे से स्टार्ट करूंगी, इसका क्या मतलब है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे वेपर प्रेशर थोड़ी ना क्रिएट होगी। वेपर प्रेशर तो कब क्रिएट होगी? जब इसका क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने इसको ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करके, अगर कहे तो जमीन से नहीं स्टार्ट करके, इसको मैंने थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया। ऊपर से क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ हमने इसको टेम्परेचर दिया, जो कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर है, तभी ये क्या कर रहा है? वेपर क्रिएट कर पा रहा है, तभी ये क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर बना पा रहा है, वेपर बना पा रहा है। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करती तो क्या मतलब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई थोड़ी ना वेपर बना सकता है, कोई भी सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। 0 पे कोई तो बना ही नहीं सकता। जब हमने पानी को हीट एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की तो पानी वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा? पानी भाप कब बनाएगा? वाष्प कब बना सकता है? वेपर कब बनाएगा? जब हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर गिवन कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ये है हमारा एक ग्राफिकल मेथड। अब मैं इसको डॉट डॉट करके अभी इक्वल लेके आती हूँ। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जब मैं इन दोनों को इक्वल लेके आती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? हमें टेम्परेचर का डिफरेंस मिल जाएगा, डेल टी बी। टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे मिल जाएगा वो देखो। डेल टी बी, डेल टी बी यानी हमें टेम्परेचर ज़्यादा किसमें देना पड़ रहा है? हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम बोलेंगे टीबी, क्योंकि इसमें ये क्या? पार्शियल। और जब अकेले सॉल्वेंट का हमें टेम्परेचर था उसको हम बोलेंगे टीबी नॉट। तो टीबी माइनस टीबी नॉट। अब कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि टीबी माइनस टीबी नॉट क्यों हुआ? टीबी माइनस टीबी नॉट इसीलिए हुआ क्योंकि टीबी क्या है? सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हमें सबसे ज्यादा किस में देना पड़ा था? सॉल्यूशन में देना पड़ा था। और टीबी नॉट क्या है? ये सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट में हमें कम टेम्परेचर देना पड़ा था कंपैरिजन टू दिस सॉल्यूशन। तो ये डेल टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट। मैं इसका फॉर्मूला, इसकी इनकी पूरी टर्म समझा देती हूँ। और ये है हमारा ग्राफ, ये सॉल्वेंट